नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। 2 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, दोनों ही खबरें बिहार से। एक तो जेडीयू की टूट को लेकर, उसपे नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आ गई है क्योंकि बहुत दिन से बीजेपी कह रही थी कि जेडीयू टूटने वाला है। उसके अलावा जातीय जनगणना जो मुद्दा बहुत छाया रहा, चर्चा में रहा, लगातार न्यूज़ में रहा और आज भी जब मैं देख रहा था सुबह नीतीश कुमार जी से वो सवाल पूछ रहे थे पत्रकार, कब आएगा? तो पता नहीं था कि अब से थोड़ी देर बाद ही आने वाला है। तो इन द एंड वो आ ही गई जातीय जनगणना। क्या डाटाज़ हैं, क्या आंकड़े हैं, वो भी हम आपको बताएँगे लेकिन पहले स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश का, सीनियर जर्नलिस्ट और हमारे खास मेहमान। राकेश जी बहुत-बहुत स्वागत है। तो राकेश जी सबसे पहले तो उस आंकड़े पे नज़र डालनी पड़ेगी जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा थी और वो आंकड़ा जो है ये देखिए, उस खबर पे बाद में आएँगे कि नीतीश कुमार ने क्या प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले आंकड़ा, बिहार में हुई जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछड़ा वर्ग 27.13% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है, सामान्य वर्ग 15.52% है। बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से अधिक है। अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने कहा कि 1 जून 2022 को सर्वदलीय बैठक में बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसके बाद 2 जून 2022 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर राज्य में जाति आधारित गणना को 2 चरणों में फरवरी 2023 तक संपन्न करने का निर्णय लिया गया था और उन्होंने ये भी बताया जो जनगणना हुई है उसके आंकड़े क्या हैं। 13 करोड़ 7,25,310 टोटल जो पॉपुलेशन है, इसमें बिहार में रहने वालों की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 53,72,000 जी नहीं, ये वो है जो बाहर चले गए हैं बिहार से। जो बिहार के हैं लेकिन बिहार से बाहर काम करते हैं 53,72,022 और बिहार में रहने वाले कितने हैं? 12,53,53,288 जो हैं वो बिहार के रहने वाले हैं। चलिए, अब इसमें एक आंकड़ा और जुड़ता है, इसमें पुरुषों की कुल संख्या जो है 6,41,31,990 है, महिलाओं की 6,11,38,460 है और अन्य की संख्या 82,836 है। गणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं पाई गई हैं। इनमें पूरे बिहार में कुल 2,83,44,107 परिवार सर्वेक्षित किया गया है। अब बात ये कि ये जनगणना आखिर क्यों करवानी पड़ी? बिहार सरकार की ओर से राज्य में जातियों की संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए जाति जनगणना कराई गई है। सरकार का कहना है कि इससे आरक्षण के लिए प्रावधान करने और विभिन्न योजनाओं में समुचित क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। चलिए, आंकड़े तो आ गए और आंकड़े बहुत कुछ बयान भी कर रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार कितना सफल रहे अपने इस काम में, राकेश जी? देखिए, इन आंकड़ों का आखिर हम ये जनगणना जातिगत जनगणना कराई, हमने आंकड़े इकट्ठे किए, लेकिन इन आंकड़ों का होगा क्या? इन आंकड़ों को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे या चुनाव से ठीक पहले जातिगत जनगणना कराने का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, इसको भी समझने की बात है। और जिस तरीके से फटाफट जनगणना को लेकर के सरकार जो है वो एकदम से जल्दबाजी में दिख रही थी और तमाम विरोधों के बावजूद भी इस एक मुद्दे पर सरकार जो है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। तो ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो सरकार की मंशा को लेकर के सवाल खड़े करते हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदालत ने भी इसकी अनुमति दी है और हम सब जो है सो अदालत के फैसले के साथ हैं। लेकिन राजनीतिक मायने इसके क्या हो सकते हैं? क्या इसका इस्तेमाल या इस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सरकार की योजनाएँ तय होंगी? क्या इस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर टिकटों का आवंटन होगा? क्या इस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर राजनीतिक दल भविष्य की अपनी रणनीतियाँ तय करेंगे? या इस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर चुनाव प्रचार में अलग-अलग तरीके की रणनीति तैयार की जाएगी, अलग-अलग जाति के नेताओं को अलग-अलग क्षेत्रों में भेजा जाएगा। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि एक विश्लेषक होने के नाते हम लोगों के दिमाग में आते रहते हैं। उसमें भी एक गौर करने वाली बात ये है कि आपने जो आंकड़े दिखाए, उन आंकड़ों में एक सवाल बड़ा ही चौंकाने वाला है। आपके
के आंकड़ों के मुताबिक या जो अभी जो जातीय जनगणना जो बिहार की हुई है उसके आंकड़ों के मुताबिक बिहार की जो कुल आबादी है वो 13 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, बिहार की कुल आबादी जो है वो 13 करोड़ से ऊपर है। और एक और चीज कि 13 करोड़ आबादी है, लेकिन इस 13 करोड़ आबादी के पीछे का जो आंकड़ा दिया गया है वो ये दिया गया है कि पूरे बिहार में 2 करोड़ कुछ परिवारों को इस जातिगत जनगणना में शामिल किया गया। ठीक है, 2 करोड़ 83 लाख 44 हजार जी। परिवार, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि कुल परिवारों की संख्या जो है वो 2 करोड़ 83 लाख, मैं कहता हूँ 3 करोड़ रख लीजिए। ठीक है, 2 करोड़ 83 लाख 44 हजार 107 परिवार नहीं, मैं कहता हूँ 3 करोड़ रख लीजिए। लेकिन 3 करोड़ जो परिवार है उसकी जो आबादी है वो 13 करोड़ से ऊपर है, या अगर हम थोड़ा आगे पीछे कर लें तो करीब करीब 13 और 14 करोड़ के बीच है। तो इससे एक चीज तो साफ हो जाता है कि एक परिवार में कम से कम जो जनसंख्या है वो 5 चार लोगों चार की 4 या 5 लोगों की। हाँ, 5 लोगों की है। एवरेज। जी। लेकिन हाँ, एवरेज की बात कर रहे हैं। एवरेज की बात करें तो हम अगर कहें कि 5 लोगों की, हाँ, 5, एक परिवार में 5 लोग। लेकिन हकीकत में कहानी कुछ और है। जनसंख्या में जो चीज़ें मायने रखती है उसमें जो डेमोग्राफी है, वो डेमोग्राफी का जो सही आंकड़ा है वो भी सामने आना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या तो हमने जातिगत आधार पे कराई, लेकिन जो आंकड़े हम जारी कर रहे हैं वो हम श्रेणीगत कर रहे हैं, यानी कि कैटेगरी कर रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे हैं कि किस श्रेणी में, किस कैटेगरी में कितनी जाति के कौन से लोग हैं, हम हो ये नहीं सकता है बता उसका भी कोई डिटेल, क्योंकि ये अभी बड़ी शुरुआती रिपोर्ट है, तो आपको लगता है उसका भी कोई एक डिटेल ज़रूर होगा कि कितने कुशवाहा, कितने ठाकुर, वो सारी चीज़ें भी होंगी उसमें? रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब देखिए जातिगत ये जो जनगणना है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम आरक्षण की श्रेणी को आधार बना करके अगर हम आंकड़े जारी करें तो उससे जो है वो आम आदमी का फायदा नहीं है। सरकार का फायदा है, राजनीतिक दलों का फायदा है, वो अपने तरीके से चीजों को लेके चलेंगे, वो हो सकता है। बट आम आदमी को जो फायदा होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि आम आदमी जो है वो ये देखता है कि हाँ, हम कितने हैं, हमारे कितने हैं, सरकार की योजना में हम कहाँ हैं, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। ठीक है, तो ये मायने रखता है। दूसरा, जनगणना में ये भी एक जो अभी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में, जो मीडिया में जो रिपोर्ट छपी है, जो सरकार के पास रिपोर्ट होगी उसमें विस्तृत रिपोर्ट होगी, सारी जानकारी होगी, लेकिन मीडिया में जो रिपोर्ट आई है उसमें इस बात का कहीं कोई इशारा नहीं है कि मध्य बिहार में अ, इनकी आबादी कितनी है। मान लीजिए सामान्य वर्ग है तो मध्य बिहार में कितने हैं, अति पिछड़ा वर्ग है तो मध्य बिहार में कितने हैं, या फिर अगर पिछड़ा वर्ग है तो उनका प्रतिशत, उनकी आबादी का प्रतिशत उत्तर बिहार में कितना है, या फिर मध्य बिहार में कितना है, या फिर दक्षिण बिहार में कितना है। तो ये सारे जो आंकड़े हैं, या जिलेवार आंकड़े कि कितने जिले हैं जहाँ अल्पसंख्यक आबादी सबसे ज़्यादा है, या कितने जिले हैं जहाँ पिछड़ी आबादी सबसे ज़्यादा है, या कितने जिले ऐसे हैं जहाँ पे कि अति पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे ज़्यादा है। तो ये सब आंकड़े अगर सामने आते तो उससे क्या होता, उससे सरकार को भी और स्थानीय स्तर पर जो एक बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको भी ये समझ में आता कि हाँ, क्या है, कैसे है, किसमें कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। और लोग अपने तरीके से चीज़ों को, सरकारी मूल्यांकन तो है ही, साथ में लोग अपनी वरीयता, अपनी प्राथमिकता और अपने तरीके से मूल्यांकन करके चीज़ों को आगे लेके बढ़ते हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा अभी जो एक आंकड़ा मीडिया में आ रहा है, उसका मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो राजनीतिक दल उठाएँगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। और डिटेल्ड आंकड़ा भी होगा निश्चित तौर पर। सरकार, वो हो सकता है वो कॉपी प्रोवाइड भी करवाए, क्योंकि अभी ये खबर आई है और हमें बड़ा शुरुआती आंकड़ा मिला है, वो हमने आपके साथ साझा किया है। जैसे ही हमें डिटेल्ड आंकड़ा भी प्राप्त होगा, हम उसका भी आकलन करेंगे। लेकिन अभी बड़े अच्छे तरीके से आपने आकलन किया है कि सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, जैसा कि प्रधानमंत्री भी अक्सर कहते हैं। और मुझे भी लगता है कि ठीक है, जनगणना अपनी जगह है, लेकिन सभी वर्गों का जब समान विकास होगा, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। अब एक और बड़ी खबर जो अब सुबह से हम चला रहे थे, और उस खबर पे अब ये जो है वो प्रतिक्रिया आई है
सीएम की, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा, सुशील मोदी से लेके चिराग पासवान तक कह रहे थे कि जेडीयू के अंदर जो है वो नेता खुश नहीं है, टूट हो सकती है, तो उसको लेकर अब सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी उन्होंने ये सीधे तौर पे तो नहीं पर बड़ा गोलमोल तरीके से उन्होंने कहा है कि तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, अच्छी बात है। फिर उन्होंने मीडिया पर जो है पूरा ठीकरा फोड़ दिया और कहा कि आप लोगों को तो बर्बाद कर ही दिया है, अब हम लोगों को बर्बाद करने के चक्कर में हैं। तो इस तरह से उन्होंने चीज़ें हैं वो कही हैं यहाँ पर। तो राकेश जी, ये जो अब बयान है, जो हम सुबह से खबर देख रहे थे कि जेडीयू में टूट की कोई संभावना है क्या, ऐसी खबरें बार-बार आ रही हैं। नीतीश कुमार ने अपने ही अंदाज में उसका खंडन किया है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ साफ-साफ कह दूँ रोहित जी कि बड़े लंबे समय से इंतज़ार था, मीडिया को भी और तमाम जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी, कि आखिर जिसके घर में कलह है, जिसके घर में फूट है, जिसके घर में दरारें पड़ रही हैं, वो नेता जो है वो चुप्पी साधे बैठा है। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस बात का सबको बड़े बेसब्री से इंतज़ार था कि आखिर ये जो पार्टी में टूट होने वाली है, पार्टी में 2 फाँक होने वाले हैं, तो उसको लेकर के नीतीश कुमार इतनी खामोशी और चुप्पी साध के क्यों बैठे हैं? और अगर बैठे हैं तो अंदर ही अंदर उनकी क्या तैयारी है? अगला कदम उनका क्या होगा? किस तरीके से वो अपनी पार्टी को बचाएँगे? या किस तरीके से जो लोग पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं, उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? तो ऐसे तमाम तरह के राजनीतिक कयास जो है वो लगाए जा रहे थे। गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएँ हो रही थी और आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने तो यहाँ तक कह दिया कि चंद दिनों की बात है और अपने चिराग पासवान जी ने कहा कि देखिए, बहुत सारे नेता तो हमारे संपर्क में हैं, बहुत सारे किसी और के संपर्क में भी हो सकते हैं। तो ऐसी तमाम तरह की बातें जो हैं वो खुलेआम तौर पर नेता भी कह रहे थे और राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे थे और मीडिया के ज़रिए ये बात जो है वो जनता तक भी पहुँच रही थी। तो जनता में भी ये संदेश जा रहा था कि अब लगता है नीतीश कुमार जब अपना ही घर नहीं सँभाल पा रहे हैं, तो राज्य को क्या सँभालेंगे और राज्य की जनता को उनसे क्या उम्मीदें रहेंगी। तो इन सब को देखते हुए नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उस चुप्पी में उन्होंने सारा ठीकरा जैसा आपने बताया कि मीडिया के सिर डाल दिया है। क्यों? क्योंकि अगर वो इस पूरे मामले में किसी एक को ज़िम्मेदार ठहराते या किसी पे कार्रवाई की बात कहते या कुछ तथ्यात्मक बात कहते, तो हो सकता था कि पार्टी के अंदर विवाद और गहरा जाता। तो उन्होंने अपने जो घर के अंदर का जो एक कहते हैं ना विवाद है, कलह है, उसको चारदीवारी में रखते हुए सारा ठीकरा जो है मीडिया के ऊपर डाल दिया क्योंकि ये सब जो है सो मीडिया इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, मीडिया के ज़रिए ये चीज़ें सामने आ रही है और उन्होंने अंदर ही अंदर जो मूल सवाल है, उस पे कुछ बोलने से सीधे-सीधे मना तो नहीं किया, लेकिन एक तरीके से राजनीतिक कहते हैं ना सधे हुए राजनीतिक नेता की तरह उस सवाल को बड़ी चालाकी से टाल गए। बिल्कुल, बहुत गोलमोल तरीके से उन्होंने जवाब दिया और मैंने देखा है देश में जितने बड़े सबसे पुराने नेता हैं, मैं भी जब कवर करता रहा हूँ पॉलिटिकल, तो अक्सर वो सीधा जवाब देने से बिल्कुल हमेशा बचे हैं और उन्होंने हमेशा इस तरह से गोलमोल जवाब दिया है कि अब आप इसका कोई मतलब निकाल लीजिए। क्योंकि सीधा ये कह दें कि बिल्कुल नहीं है, देखिए क्या बात कर रहे हैं आप, अब थोड़े दिन बाद कुछ हो जाए तो फिर कहानी पलटेगी, फिर वो बयान दिखाया जाएगा 2 विंडो में जैसे मैं और आप बैठे हैं, कि ये देखिए क्या कह रहे थे और ये देखिए क्या हो गया। तो मेरे को लगता है मीडिया के साथ रह के ये सारे नेता भी जितने हैं वो समझ गए हैं कि भाई इनके पास 2 विंडो 3 विंडो होती है, इसलिए पहले ही ऐसा आंसर दो कि उसका कोई मतलब निकले भी और ना भी निकले। तो आज जो नीतीश कुमार का आंसर है, वो निश्चित तौर पर जैसे उन्होंने कहा कि आप लोगों को तो बर्बाद कर ही दिया है मीडिया को, हमको भी बर्बाद करने के चक्कर में है। तो बर्बादी क्या इस चक्कर में है कि जेडीयू को टूट हो रही है उसको वो कह रहे हैं या और कुछ है? और दूसरा उन्होंने कहा कि हमें क्यों उधर जाके बधाइयाँ दीजिए, तो किसी ने पूछ लिया कि बीजेपी तो कह रही है कि आप तो गवर्नर बनना चाहते हैं। तो वो उस सवाल को भी उन्होंने 2-3 बार पूछा, रिपीट हुआ और फिर कोई संतोषजनक उत्तर भी नहीं आया। उन्हीं से पूछिए जाके या उन्हीं को बनना है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा, जो बहुत क्लियर नहीं था, बड़ी छोटी बाइट थी उनकी। तो कहीं न कहीं अब ये जो रह के बातें आ रही हैं कि अब वो गवर्नर वाली बात बीजेपी कह रही है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी और अभी चीज़ें आनी बाकी हैं, अभी और चीज़ें निकलेंगी बाहर? अभी तो ये शुरुआत है। कहते हैं ना कि अभी तो ये शुरुआती कदम है नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार को जब लगा कि अब मामला बेकाबू हो रहा है, तो उन्होंने इस मामले में चुप्पी तोड़ी है। लेकिन इस चुप्पी से नीतीश और जनता दल यूनाइटेड में जो अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है, वो अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। और वो जो टूट का सिलसिला शुरू हो चुका है, देखिए राजनीति और राजनीतिक दल दोनों का जो भविष्य है, वो जनता के साथ जुड़ा होता है।
और एक बार जब जनता को ये समझ में आ जाता है कि नीतीश कुमार जी को हम बार-बार मौका दे रहे हैं, बार-बार ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो काम जिस गति से, जिस रफ्तार से और जिस कहते हैं ना सटीक अंदाज में होना चाहिए, उस तरीके से अगर नहीं हो रहा है, तो जनता में स्वाभाविक है उनको लेकर के सवाल उठेंगे। और वो भी तब जब आप बार-बार पाला बदल रहे हैं। वो भी तब जब आप एक ऐसी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं और एक ऐसी दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, जिस पे कि और जिसके नेता पे चार्जशीट फाइल हो रहा है, करप्शन के केसेस हैं। आप कैसे अपने आप को सुशासन बाबू कह सकते हैं? आपने बीजेपी का साथ छोड़ा और दसियों इल्ज़ाम लगाए, एक भी इल्ज़ाम जो है उसमें दम नहीं था। लेकिन इल्ज़ाम में दम तब हम मान लेते जब आप किसी और अच्छे और बेहतर राजनीतिक दल के साथ बेहतर राज्य में शासन व्यवस्था देते। लेकिन आपने क्या किया? आपने एक ऐसे नेता का दामन थाम लिया, जिसके पूरे परिवार के जिनका ऊपर जो विरोध है भी करते थे, जिनका विरोध भी हाँ, लगातार वो करते रहे, उसी उनकी विरोध पे ही उनकी राजनीति चली भी है आज तक। आप देखिए जिस जनता दल से वो अलग हुए, आखिर में जाके उसी की गोद में बैठ गए। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश जी ने अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ी और फिर जाकर के उसी भ्रष्टाचार और उसके आरोपी नेताओं का दामन थाम लिया। तो ये जो विरोधाभास है नीतीश जी की राजनीति में, इस राजनीति को और उनके विरोधाभास को तो ये तो सीधे-सीधे आम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नीतीश जी जो है वो अपना कहते हैं ना अपना निजी स्वार्थ या फिर राजनीतिक फ़ायदा जहाँ उनको राजनीतिक फ़ायदा दिखता है, उससे उसके साथ वो गठबंधन कर लेते हैं। जहाँ उनको लगता है कि मेरी दाल यहाँ नहीं गल रही, तो फिर वहाँ से आगे निकल लेते हैं। तो ये जो एक कहते हैं ना कि अवसरवाद और मौका परस्त और मौका देखते ही जो है, वो बस इनको अपना सियासी फ़ायदा चाहिए और ये चीज़ अब जनता समझ चुकी है और यही नीतीश कुमार की सबसे बड़ी मुसीबत है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अगले अच्छे तरीके अगले से चुनाव में अगले चुनाव में वो क्या लेके जाएँगे? जनता को क्या कहेंगे? किस बात का वादा करेंगे? और उनके किस बात पे जनता और किस आधार पे विश्वास करेगी? ये बड़ा सवाल है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छे तरीके से आपने आकलन भी किया, बड़े सधे हुए शब्दों के साथ आपने बताया भी कि नीतीश कुमार ने आज जिस तरीके से सवाल उनसे पूछा गया, बिल्कुल स्ट्रेट गेंदबाज़ी के ज़रिए उन्होंने उतनी ही गूगली गेंद फेंक कर मीडिया को ही कन्फ्यूज़ कर दिया। अपनी इस बात को पूरी तरह स्पष्ट भी नहीं किया और उल्टा मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे तरीके से आपने एनालाइज़ किया। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का भी। आप प्लीज़ इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हम आपके लिए अभी तो चुनाव हैं, बहुत सारी खबरें हैं, इसी तरीके से आकलन के साथ लेके आते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।